अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ओपीडी ऑनलाइन में मैं हूं डॉक्टर अताउर रहीम आपके साथ। नाज़रीन, कल हमने हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से बात की थी और उसका पर्पस भी यही था कि जो कार्डियक पेशेंट्स हैं या डायबिटिक पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर मेंटेन रहना इन पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए भी जो हमने वैल्यूज़ की बात की कि 120/80 होना चाहिए और इससे अगर ज़्यादा है तो फिर शुरू में डाइट से और एक्सरसाइज से जो इसको कंट्रोल किया जाए, और अगर नहीं होता फिर मेडिकेशंस का इस्तेमाल किया जाता है। आज जैसे मैंने कल कहा था कि इंशाल्लाह हम आज जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं हमारे साथ, और उनकी उस हवाले से जो भी जिनकी कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो अभी पेशेंट्स डायग्नोस हुए हैं न्यूली या वो सस्पेक्टेड हैं या यूँ समझ लें कि उनको एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी का सजेस्ट किया गया है, तो उस हवाले से जो भी उनकी क्वेरीज़ हैं वो हमसे ज़रूर बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं दावत दूंगा और वेलकम करूंगा डॉक्टर आरिफ रज़ाक मेमन साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम सलाम डॉक्टर अता। डॉक्टर आरिफ, जैसे कि आप पहले भी प्रोग्राम में माशाल्लाह आ चुके हैं और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने लोगों को दी है। और अच्छी बात यह है डॉक्टर आरिफ की कि डॉक्टर आरिफ जो हैं वो बहुत आसान लैंग्वेज में कोशिश करते हैं कि वो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें, क्योंकि जो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं ये अच्छी खासी टिपिकल होती हैं और फिर इसकी डिटेल्स में हम नहीं जाना चाहते। हमारी कोशिश ये होती है कि आप तक वो बात जो आपके फ़ायदे की है वो आसान अल्फाज में आप तक पहुंच सके। डॉक्टर आरिफ, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि नाजरीन ये कंसर्न रखते हैं इस हवाले से कि जब हम किसी भी एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, इसको कोई कार्डियक प्रॉब्लम नहीं है, ना ब्लड प्रेशर की कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसी सूरत में सिर्फ ये इवेलुएट करने के लिए कि आया खुदा न खास्ता उसको हो तो नहीं सकता है, तो क्या कोई ऐसे टेस्ट हैं जो उसको रेगुलर बेसिस पे करवाने चाहिए? जी, सबसे पहले शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखें, कार्डियक के रिलेटेड अगर लेट सपोज अगर कोई कार्डियक अगर कोई एबनॉर्मलिटीज़ नहीं भी है और जस्ट फॉर द रूटीन इवैल्यूएशन के लिए, तो हम यूजुअली बेसिस पे हम ये एडवाइस कर रहे होते हैं कि नॉर्मल एक तो ब्लड टेस्ट अपने CBC और कंप्लीट ब्लड टेस्ट काउंट और यूरिया क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट्स ज़रूर डेफिनेटली करवाएं। साथ साथ ECG का इस्तेमाल करना, मतलब ECG का टेस्ट करवाना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम दिल की पट्टी जैसे सिंपल सादा। तो ऐसे खुद से जाके हम इमरजेंसी में या तो करवाएं या OPD, आप क्या सजेस्ट जी करते हैं? देखें, आजकल की इस तरह से है कि तमाम OPDs में भी, जनरल GPs में भी, जनरल फिजिशियन कंसल्टेंट OPDs में भी ECG की फैसिलिटी हर जगह मौजूद है। और कार्डियक की जो OPD है वहाँ तो ECG मशीन होती ही है, साथ में इकोकार्डियोग्राफी की भी फैसिलिटी मौजूद है। तो इकोकार्डियोग्राफी एक नॉर्मल उसमें जब जस्ट फॉर जनरल इवैल्यूएशन तो हम रिकमेंड नहीं करते, मगर जहाँ कार्डियक इशू ऑलरेडी है या हाइपरटेंशन है तो वहाँ फिर हम रिकमेंड यही कर रहे होते हैं कि ECG ज़रूर करवा ली जाए 3 to 6 मंथली बेसिस पे, और जिनमें ऑलरेडी अगर कार्डियक इशू है तो 6 मंथली to 12 मंथ्स पे डेफिनेटली इकोकार्डियोग्राफी करवा के और अपने डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट से ज़रूर इवैल्यूएट करवाया जाए। अच्छा, इसी सिलसिले में पूछना चाहूँगा, अगर फ़र्ज़ करें किसी को इकोकार्डियोग्राफी करवाई और या एंजियोग्राफी करवाई और उसमें ब्लड वेसल डिजीज़ आ गई कि जी आपकी इतनी शरीयान बंद है या इतने % बंद है, तो ऐसी सूरत में किसी भी पेशेंट के पास अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम होता है कि वो इस क्या यानी एंजियोप्लास्टी के लिए या बाईपास सर्जरी के लिए डिले किया जा सकता है? या क्योंकि बाज़त ऐसा होता है कि जी फाइनेंशियली देखना होता है, इंतजाम करने होते हैं, या अभी जो इस वक्त हालात हैं कोविड के हवाले से तो डेट्स नहीं मिल रही होती हैं, तो ऐसी सूरत में कितना वेट कर सकता है कोई भी पेशेंट? डॉक्टर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि हम डॉक्टर हजरात जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कार्डियोलॉजिस्ट जो रिकमेंड कर रहे होते हैं और जो गाइडलाइन रिकमेंड करती हैं बल्कि जी वो ये है कि डोर टू बलून टाइम है वो बेसिकली 3 आवर्स है, यानी 90 मिनट्स टू मैक्सिमम जो है 3 आवर्स तक है। कि अगर उस दौरान अगर किसी को भी हार्ट अटैक होता है जिसमें ST एलिवेशन आ जाती है ECG में सिंपली, तो फिर वहाँ पर एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी करना ऑन द स्पॉट, क्योंकि जान बचाने के लिए ऑन द स्पॉट उस टाइम पे बहुत ही ज़रूरी होता है। बिल्कुल, क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर हार्ट के एरिया को मज़ीद डैमेज होने से बचाना होता है। मगर जहाँ फिर 3 घंटे से ज़्यादा हो जाता है, 2 से 3 घंटे, गाइडलाइन तो 2 आवर्स कहते हैं, तो उसके बाद जो नहीं है, जो रिस्क वर्सेस बेनिफिट इक्वल हो जाता है, तो फिर उस सूरत हाल में हम डेफिनेटली लोड पेशेंट को उस टाइम पे मेडिसिन तो दे रहे होते हैं, मगर फिर हम डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी हम फिर ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि आइदर वी हैव टू गो कि हमें जाना है एंजियोप्लास्टी की तरफ या हमें बाईपास। तो एंजियोप्लास्टी में मतलब फॉर एग्जांपल जैसे अब ब्लड वेसल ब्लॉक हो गई हैं,
तो ऐसी सूरत में कितने दिन तक वो पेशेंट जो वेट कर सकता है, 3 महीने, 6 महीने, या उसको अर्जेंटली अगर उस वक्त इनिशियली खुदा ना खास्ता देखिए आइडियलिस्टिकली तो यही है कि अगर तो क्योंकि हमारे उसमें भी कैटेगरीज होती हैं कि कितने परसेंटेज ब्लॉकेज है, पहली बात तो ये हम ये पहले इवैल्यूएट कर लें एंजियोग्राफी की मदद से। अगर तो लेस देन 50% ब्लॉकेज है जो कि 3 वेसल्स में हम इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, अगर लेस देन 50% है तो फिर उसमें हम उमूमन उस पेशेंट को मेडिसिन एडवाइस कर रहे होते हैं और मंथली बेसिस पे पहले शुरू में एक इवैल्यूएशन के लिए हम ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी का हम एडवाइस करते हैं और उसको फिर 6 मंथली टू 1 ईयरली बेसिस पे हम इवैल्यूएशन के लिए बुलाते हैं और मज़ीद देखते हैं कि इस दौरान कोई चेस्ट पेन तो नहीं हुआ। मगर अगर किसी की ब्लॉकेज मोर देन 70%, 70 to 90% या 90% अबव है तो वहाँ ऑन द स्पॉट हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें एंजियोप्लास्टी के लिए जाना चाहिए या बाईपास सर्जरी के लिए। सवाल यह है कि अगर उन पेशेंट्स में कि जहाँ फौरी बेसिस पे तो हमें अगर 70 अबव है तो हम कोशिश यही कर रहे होते हैं कि उस प्रॉब्लम को उसी वक्त ही रिज़ॉल्व कर लिया जाए। कराची में ऐसे कई इदारे हैं जो कि कुछ हद तक कमी करते हैं फ़ीस के हवाले से जो कि एंजियोप्लास्टी की होती है, तो वहाँ इमरजेंसी की बिहाफ पे तो हम पेशेंट को डेफिनेटली कर लेते हैं जान बचाने के हद तक। मगर जहाँ कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, जहाँ मेजर सर्जरीज़ वगैरह हो रही होती हैं, तो वहाँ फिर हमें देखना पड़ता है कि किस हद तक पेशेंट वेट करता है। तो ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ इसी के हवाले से पूछना चाहूँगा कि अगर एंजियोप्लास्टी फॉर एग्जांपल रिकमेंडेड है और अमूमन देखने में आया है कि एक ज़माने में जब अब से 20 साल पहले बाईपास सर्जरी ही अप्रिशिएट की जाती थी, अब जब से स्टेंट्स आ गए तो एंजियोप्लास्टी को ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, प्रेफरेबल है। तो फिर जब एंजियोप्लास्टी हो जाती है तो बाईपास सर्जरी की क्यों ज़रूरत पेश आती है? जी देखिए, ये बात समझना ज़रूरी है कि जब हम एंजियोग्राफी कर रहे होते हैं तो वहाँ हम ये देख रहे होते हैं कि कितनी वेसल्स डिजीज़ है, यानी कितनी वेसल ब्लॉकेज है। अगर तो तीनों वेसल्स ब्लॉकेज है तो वहाँ गाइडलाइंस जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी की गाइडलाइंस है जो कि दुनिया में यही रिकमेंड की जाती हैं और डॉक्टर्स कार्डियोलॉजिस्ट उसी को रिकमेंड करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि उसमें बाईपास सर्जरी यानी कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टी की तरफ जाया जाए, कैबेज जैसे हम सिंपल टर्म में। मगर ऐसी भी कंडीशंस होती हैं कि जहाँ पर 2 वेसल डिजीज़ है, 2 वेसल्स ब्लॉक है और साथ में डायबिटीज़ है, तो वहाँ पर भी गाइडलाइंस यही रिकमेंड करती हैं कि बाईपास जाएं, क्योंकि वजह ये होती है कि डायबिटीज़ हम जैसे जानते हैं कि इट्स अ माइक्रोवेस्कुलर डिजीज़, वो छोटी शरियानों को भी इन्वॉल्व करती है। तो साथ साथ जब छोटी शरियानें बहुत ज़्यादा बारीकियों से वहाँ जहाँ पर स्टंट का इतना वहाँ तक पहुँच नहीं पाता तो फिर बाईपास की तरफ ही जाता है। फिर तीसरी एक और कंडीशन ये भी होती है कि जहाँ पर एक सिंपल वेसल डिजीज़ होती है मगर उसके मेन कह लें कि स्टार्टिंग पॉइंट पे ही बिल्कुल ही अक्लूड होता है, थ्रोम्बस इतना अक्लूड हो जाता है वेसल्स को, तो वहाँ पर भी फिर हम एंजियोप्लास्टी की बजाय हम बाईपास सर्जरी को, तो ये डिपेंड करता है कि कार्डियोलॉजिस्ट पेशेंट की रिस्क वर्सेस बेनिफिट की बिहाफ में ऑन द स्पॉट डिसाइड, मतलब केस टू केस वेरी, जी हाँ, केस टू केस वेरी करता है। डॉक्टर आरिफ, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? हेलो, थोड़े से आवाज़ से जी, थोड़ा सा आप लाउड बोलिएगा प्लीज़। खालिद बोल रहा हूँ जी, फैसलाबाद से। जी जी, कहिए। मेरा ये सवाल ये है कि फैसलाबाद में एक बहुत बड़ा कि दिल का जो हॉस्पिटल बना हुआ है ना, फैसलाबाद कार्डियोलॉजी सेंटर, जी जी जी, उसमें जो मेडिसिन दी जाती है जेवर 50 mg और एमोडे 5 mg, उसको मुसलसल दिया जाता है, उससे लोगों को काफ़ी फायदा भी है, तो उसके हवाले से इसकी फादियत क्या है, मैं ये पूछना चाहूँ, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? आप ब्लड प्रेशर के हवाले से बात करें, मेडिसिन जो इन्होंने एडवाइस पहले तो एमोडिप का, दूसरी कौन सी मेडिसिन? एमलोडिपिन के अलावा आपने कौन सी बताई? एमोडे 5 mg एंड जेवर 50 mg। जेवर, ठीक है। अच्छा देखें, जितने भी कार्डियक पेशेंट्स होते हैं या जिनकी भी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हुई भी होती है, तो उसमें जो ये जो 2 मेडिसिन आपने बताई हैं, इसमें से एक जो मेडिसिन है वो ब्लड प्रेशर की और दूसरी मेडिसिन कोलेस्ट्रॉल की है। तो लो डोज पे इवन दो कि अगर वो कार्डियक भी नहीं होती या सिर्फ सिंपल हाइपरटेंसिव अलॉन्ग विद डायबिटीज़ होते हैं, तो उसमें डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल की लो डोज में 5 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम वो डेफिनेटली रिकमेंड की जाती है, और साथ में ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने के लिए। मगर अगर वही कार्डियक पेशेंट्स भी होते हैं
साथ साथ जिनकी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी, तो इन दो मेडिसिन के अलावा दूसरी मेडिसिन भी दी जाती हैं जिसमें क्लोपिडोग्रल भी होती है, डिस्प्रिन भी होती है। अच्छा डॉक्टर आरिफ, इसमें मैं एक सवाल ऐसे पूछना चाहूँगा, अमूमन जो कार्डिक पेशेंट नहीं है, सिर्फ या ब्लड प्रेशर भी इवन नहीं है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल उनका हाई आ रहा है, लिपिड प्रोफाइल करवाया, तो ऐसी सूरत में जो है उनको रेगुलर बेसिस के ऊपर कितना अरसा खानी होती है? यानी अगर कोई भी, चाहे वो रोजियोस्टैटिन हो, एटोर्बिस्टैटिन हो, कोई भी लिपिड लोअरिंग जो ड्रग्स हैं, वो कितना अरसा उनको लेनी चाहिए? देखिए, हम एज ए कार्डियोलॉजिस्ट वैसे तो अब तो हर किसी के सेल फोन है और एक ऐप स्कोर है, ASCVD स्कोर है, जिसमें हम ये इवैल्यूएट करके हम ये निकाल लेते हैं कि इस पेशेंट को मेडिसिन देने की ज़रूरत है नहीं है। ठीक है, एक तो बात ये और फिर हम उस पर कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, अब एक इसके अलावा अब ये दूसरी एक मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें फैमिलियल कोलेस्ट्रेलिमिया होता है, यानी जिसमें लगातार हेरिडिटरी होता है, तो वहाँ तो हम कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन ताहयात हम दे रहे होते हैं, और फिर हम 6 मंथली फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल हम वही करवा रहे होते हैं, और फिर हम अच्छा ऐसा भी सुनने में आता है डॉक्टर साहब कि ये कहते हैं कि लिपिड जो लोअरिंग ड्रग्स हैं इनको एकदम से नहीं ख़त्म करना चाहिए, एकदम से नहीं रोक देना चाहिए, क्या ये सही है? नहीं, इस तरह की ऐसी कोई वो नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट स्पेसिफिक, मगर बात ये है कि जिनमें एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी या कार्डियक रिलेटेड हैं उनमें हम डेफिनेटली मेडिसिन हम डेफिनेटली दे रहे होते हैं, और उसमें कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन ताहयात चल रही होती है। अच्छा, एक आम ख्याल जो है लोगों में ये, इवन ख़ासतौर पे मैं जनरल प्रैक्टिशनर्स की बात करूँगा कि अमूमन ये होता है कि हमने बहुत पहले पढ़ा कि जो 40 इयर्स या 45 एज में पहुंच जाएं तो वो जो है आपका क्या कहते हैं उसको, डिस्प्रिन टाइप की कोई भी एस्प्रिन जो है वो एक रेगुलर बेस पे शुरू कर दी जाए, तो एंटी थ्रोम्बोटिक सॉर्ट ऑफ ड्रग, तो क्या ये चीज़ सही है या नहीं करना चाहिए? अब ये इस तरह की गाइडलाइंस ने बड़ा क्लियर कट प्रूव किया है कि बिल्कुल भी नहीं, जब तक अनलेस एंड अनटिल कोई हार्ड एंड फास्ट ये प्रूफ हो जाए कि ये डेफिनेटली कार्डियक कोई इशू है। अगर कार्डियक इशू है तो फिर डेफिनेटली आपको जो नॉर्मल बेसिस पे जो एस्प्रिन है 75 मिलीग्राम वो रेगुलर बेसिस पे हम करते हैं डेफिनेटली। अच्छा, इसके साथ मैं मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बात कहूँगा कि कोलेस्ट्रॉल की सिर्फ मेडिसिन खाना इस हद तक नहीं है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें एक्सरसाइज का करना और घी चिकनाहट वाली चीज़ों से परहेज़ करना, ये सबसे मेन बेसिक है तमाम कार्डियक पेशेंट्स के लिए या जो भी अपने आप को फिट। बिल्कुल, डाइटरी मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज लाजमी एलिमेंट्स हैं इसके साथ सपोर्टिवली, वरना कंप्लीट नहीं क्योर होगा सिर्फ मेडिसिन से। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, अब्दुल रहीम बोल रहा हूँ कराची से। जी जी सर, मुझे ये मालूम करना है कि मेरे दिन भर ना काम करने से मेरे पाँव में स्वेलिंग हो जाती है, इसके लिए क्या करना होगा सर? अच्छा, सिर्फ एक पैर में आपके स्वेलिंग होती है, दोनों में हो रही है? दोनों पाँव में हो जाती है। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 54। 64 एज है आपकी। कोई आपको ब्लड प्रेशर या शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है? ब्लड प्रेशर तो पहले थी, अब नॉर्मल है, मगर शुगर की है। शुगर की प्रॉब्लम कितने अरसे से है? तकरीबन 4 साल हो गए। अच्छा जी डॉक्टर आरिफ, जैसे अभी उन्होंने बताया, मुझे एक चीज़ पूछनी है कि क्या आप ब्लड प्रेशर की कोई मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं? जी, ब्लड प्रेशर की तो इस्तेमाल करता हूँ, मगर ये शुगर की भी इस्तेमाल करता हूँ मैं। ठीक है, यानी ब्लड प्रेशर की भी करते हैं, शुगर की भी करते हैं, और कोई पुराना कोई कार्डियक इशू है, यानी कभी कोई एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी या कुछ हार्ट से रिलेटेड कोई? काफ़ी टाइम से तो नहीं है। ठीक है। अच्छा, बात यह है कि देखिए स्वेलिंग की कई वजूहत हो सकती हैं। बाज़ औक़ात हम तकरीबन उसमें हम ड्रग इंड्यूस यानी मेडिसिन की वजह से भी स्वेलिंग आ सकती है, जो कि हम तकरीबन ब्लड प्रेशर की मेडिसिन को हम इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। साथ साथ हम ये भी देख रहे होते हैं कि आपकी शुगर्स किस हद तक कंट्रोल्ड हैं, क्योंकि स्वेलिंग की वजूहत मेनली जो मेन मोस्ट कॉमन है वो यही है। अगर तो शुगर्स आपकी कंट्रोल्ड हैं तो फिर हम दूसरी वजूहत की तरफ जाते हैं। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से और साथ में अपने जनरल फिजिशियन से ज़रूर अपने आप को इस स्वेलिंग के हवाले से चेकअप किडनी का भी चेक करवा लें, रीनल बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि बहुत देर तक पाँव लटका के एक जगह पर अगर आपका बैठने का अमल का है तो स्वेलिंग का उस वजह से भी दारोमदार होता है। मगर पहले जो मोस्ट कॉमनली है वो डॉक्टर्स से पहले आप अपने इवैल्यूएट करवा लें,
ताकि अगर उसमें से जो मेन कॉजेटिव फैक्टर है वो उसको ओमिट कर सके। बिल्कुल। डॉक्टर आरिफ, कल हमने ब्लड प्रेशर के हवाले से प्रोग्राम किया था और मैंने कोशिश की थी कि जो ब्रीफ कर सकूं कि क्या रीजंस हैं और आइसोलेटेड, और ये एक चीज़ जो है कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स और साथ में अगर वो कार्डिक भी हैं तो ऐसी सूरत में ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को किस हद तक मेडिसिन पे स्टिक रहना ज़रूरी है? देखिए, बहुत ज़रूरी है ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेना, और वो भी अगर साथ में अगर कोई ऑलरेडी नोन केस ऑफ कोई कार्डियक एबनॉर्मलिटी है किसी भी वजह से, तो ब्लड प्रेशर की एक तो मेडिसिन ताहयात ली जाए। दूसरा ये कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि कितना ब्लड प्रेशर रहता है मेडिसिन खाने के बावजूद भी, और रेस्टिंग स्टेट में कितना है। ठीक है, अमूमन ये होता है ना कि लोग बंद कर देते हैं कि जी हाँ मुझे बेहतर महसूस हो रहा है, ब्लड प्रेशर नहीं है या लो ना हो जाए। जी, तो एक्चुअल यही है कि अगर तो रेस्टिंग स्टेट में ब्लड प्रेशर लेस देन 140/80 से बिलो है तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि ये आइडियलिस्टिक ब्लड प्रेशर है, और हम कहते हैं कि पेशेंट कंटिन्यू कर सकते हैं अपने ब्लड प्रेशर की उसी डोज पे मेडिसिन। ठीक है। बट अगर उस डोज पे, क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट वेरी होता है, मगर रेस्टिंग स्टेट में सुकून की हालत में अगर ब्लड प्रेशर उसी तरीके से अगर 140 या उससे अबव है, 140/80 से ज़्यादा है, तो फिर हम ये देखते हैं कि वो जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है उसकी डोज़ में हमें या तो इजाफा करना पड़ता है और या तो फिर मेडिसिन की चेंज की तरफ भी जाना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? जी वालेकुम अस्सलाम जी, तारक महमूद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी तारक साहब बात कीजिए, क्या पूछना चाहेंगे? सर मेरे ना दिल की धड़कन अक्सर बढ़ जाती है, सांस फूलता है, तो मैं मेडिसिन वगैरह तो यूज़ करता हूँ लेकिन वो प्रॉपर नहीं यूज़ कर पाता। जब कोई मसला होता है फिर मैं दवाई यूज़ करता हूँ सर। नहीं तो हार्ट का आपको प्रॉब्लम है, डायग्नोस हुआ है आपको? जी जी नहीं, वैसे ही हार्ट मेरे बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अच्छा डॉक्टर आरिफ, आप कुछ पूछना चाहेंगे? देखिए, बात यह है कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि ये जिस तरह से आप कहते हैं कि मेडिसिन आप कभी कभार जब हार्ट रेट बढ़ती है तभी आप ब्लड मेडिसिन लेते हैं और फिर कम हो जाता है, तो एक तो चीज़ ये है कि ब्लड प्रेशर और साथ में दिल की धड़कन का तेज़ होना ये बिल्कुल सही नहीं है। तो इसके लिए बेहतर यही है कि आप जो मेडिसिन है उसको रेगुलरिटी के साथ उसको बिल्कुल नॉर्मल डेली बेसिस पे आप मेडिसिन का अपना उसी तरीके से करें। और दूसरी बात यह है कि ईसीजी करवा के अपने कार्डियोलॉजिस्ट से ज़रूर रिव्यू करवाएं ताकि उसमें ये देखा जा सके कि दिल की धड़कन किस हद तक बढ़ी हुई है। अच्छा, अगर आप मेडिसिन अपनी स्किप करेंगे और फिर करवाएंगे तो डॉक्टर को इवैल्यूएट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो अपनी मेडिसिन कंटिन्यू रखने के साथ साथ फिर ईसीजी करवा के कार्डियोलॉजिस्ट बिल्कुल ज़रूरी है कि ज़ाहिर रेगुलर फॉलोअप रखा जाए। अपने तौर पे ख़ुद से मेडिसिन, वैसे ही हम मना करते हैं कि अपने तौर पे ख़ुद से बंद नहीं की जाए मेडिसिन, या कंटिन्यू न की जाए, स्टार्ट ना की जाए। दूसरी डॉक्टर साहब ये था कि एंजासिड के हवाले से जो ज़बान की नींद रखने वाली गोली है, अमूमन कार्डिक पेशेंट्स तो रखते ही डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि घर में होनी चाहिए। क्या नॉर्मली भी घर में ये मेडिसिन होनी चाहिए कि खुदा न खास्ता कहीं अटैक हो तो इस्तेमाल? देखें, पहली बात तो ये है कि एंजासिड बेसिकली कार्डियक पेशेंट्स में ही इस्तेमाल की जाए। ठीक है। खाली सिंपल नॉर्मल चेस्ट पेन के उसमें जो कि मस्कुलर रिलेटेड भी हो सकता है उसमें एंजासिड रखना बिल्कुल भी सही नहीं है और वो रिकमेंड नहीं किया जाता। ठीक है। दूसरी बात ये कि जितने भी कार्डियक पेशेंट्स हैं अगर वो रखें अपने घर पे एंजासिड तो बिल्कुल रिकमेंडेड है वो रखें, मगर एंजासिड के इस्तेमाल करने से पहले एक दफ़ा ब्लड प्रेशर का उसी वक्त ज़रूर चेक कर लिया जाए। अगर तो ब्लड प्रेशर लोअर साइड पे है 90/60 या उससे भी बिलो है तो हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते हैं कि एंजासिड उस टाइम पे रखा जाए, बल्कि उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि कार्डियोलॉजी की एमरजेंसी में फौरी बेसिस पे रिव्यू किया जाए। और ऑन द स्पॉट कार्डियक पेशेंट्स के लिए अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो बेहतर यही है कि डिस्प्रिन जो 300 मिलीग्राम 75 to 300 मिलीग्राम की जो भी है वो अचीव कर लिया जाए या उसको और उसके बाद फिर हॉस्पिटल ले जाए। उसके बाद कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी वालेकुम सलाम, मैं नुसरत बात कर रही हूँ। जी जी कहिए। जी डॉक्टर साहब, मैंने पिछले दफा भी आपको फोन किया था। मेरा हस्बैंड जो है ना वो दिल का मरीज है, तो उसके पेपर से हम पानी निकालते, अब मेडिसिन भी उसने थोड़ी सी छोड़ दी। अब हॉस्पिटल में इतना मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं उसका इलाज करूँ। अगर आप यहाँ कहीं रावलपिंडी पे कोई जगह पे बैठते हो नजदीक हो तो मुझे अपना नंबर दे दें तो हम वहाँ पर आके मरीज को लेके आएंगे। ठीक है जी। डॉक्टर आरिफ आप क्या कहेंगे सर? बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, डॉक्टर साहब जवाब दें। शुक्रिया आपका। अच्छा, बात यह है कि अगर तो फेफड़ों में बार बार अगर पानी भर जाता है तो इसका मतलब यही है कि
किसी भी कार्डियोलॉजी के सेटअप में इमरजेंसी में आपको ले जाके हमें ये इवैल्यूएट करना, हमें दो चीज़ों को बेसिकली इवैल्यूएट करना है। एक तो हम चेस्ट एक्सरे करवा के देखेंगे और दूसरा इकोकार्डियोग्राफी करवा के ये देखेंगे कि उनका इजेक्शन फ्रैक्शन कितने % है और साथ में कोई और एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। और फिर उसकी बिहाफ पे हम डेफिनेटली या तो मेडिसिन की डोज को एडजस्टमेंट करेंगे या अगर कोई हार्ट फेलियर की मेडिसिन अगर कुछ अप एंड डाउन्स करनी होगी, क्योंकि अब इतना बेहतरीन हार्ट फेलियर का इलाज आ चुका है कि जिसमें तकरीबन पेशेंट्स को इतनी इमरजेंसी की सूरत हाल में ही हम सिर्फ एडमिट करते हैं, वरना मेडिसिन की एडजस्टमेंट से ही पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का टाइम अब ख़त्म होने पर है। मैं चाहूँगा कि आप जो कार्डिक पेशेंट्स हैं, इवन नॉर्मल पेशेंट्स जो कि खुदा न खास्ता कार्डिक ना हो जाए, उनके लिए क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि किस किस्म की वो एहतियात करें? देखिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सबसे ज़रूरी यह है कि जो कार्डियक पेशेंट्स हैं, चाहे वो उनकी सब चीज़ें अगर नॉर्मल भी चल रही हैं, वो अपनी मेडिसिन्स को डेली बेसिस पे जो रूटीन की मेडिसिन्स हैं कार्डियक, वो छोड़ें नहीं, वो उसको कंटिन्यू करते रहें और इसमें वक्फ़ा बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। बिल्कुल वक्फ़ा नहीं आना चाहिए। डॉक्टर आरिफ, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, जैसे कि अभी आपने तमाम चीज़ों को सुना, कोशिश करें कि उनको फॉलो करें और जब इनको आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह जो हम चाहते हैं रिज़ल्ट बेहतर हो आपकी सेहत के लिए, तो आपको अफाका होगा। कल इंशाल्लाह बिल्कुल एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।